हेलो, नमस्कार साथियों। इन काइंडनेस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक आप सभी के लिए लेकर आया हूँ संस्कृत के लिए एक मॉडल पेपर। ठीक है, क्योंकि अब पेपर जो है नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे, तो अब हर एक सब्जेक्ट का हम मॉडल पेपर आप लोगों को एक दो मॉडल पेपर कराएंगे। ठीक, जैसे आज ये पहला मॉडल पेपर है संस्कृत का। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि छा संयुक्त रूप है, तो यानी कि जो छा वर्ड है यह किन दो वर्डों से मिलकर बना है। तो यह आपका दो वर्डों से मिलकर बना है, एक आपका आधा का और आधा सा, यानी कि आपका ये वाला आपका राइट आंसर आपका ए नंबर वाला हो जाएगा। ठीक ठीक, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। अब षष्ठी विभक्ति का चिन्ह आपका, जैसे अगर आप कारक चिन्ह पढ़ेंगे, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा आपतान के लिए संप्रदान, ये सब अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको पता होगा षष्ठी में कौन सा आता है। षष्ठी में आपका का की के मा रारी रे आता है। ठीक, का की के आता है। तो ये जहाँ पे जैसे षष्ठी का जब प्रयोग होता है तो वहाँ पे का की के का प्रयोग होता है अनुवाद करते समय। ठीक, जैसे इसमें देखिए यहाँ पे देखिए से के द्वारा है ना, तो कर्ता ने कर्म को करण से, जैसे मान लीजिए करण से आया तो यहाँ पे ये वाला लगा देंगे। तो कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि तृतीया विभक्ति। अगर तृतीया विभक्ति पूछे तो आपका ये लगा देते हैं, अगर चतुर्थी पूछा तो ये लगा देते हैं। इसी प्रकार मतलब जो पूछेगा वो लगा देंगे, लेकिन षष्ठी विभक्ति पूछा तो इसलिए इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका सस्कह को हिंदी में कहते हैं। तो सस्कह एक संस्कृत रूप है, इसे हम हिंदी में कहते हैं खरगोश। क्या कहते हैं? खरगोश कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और हाथी को संस्कृत में कहते हैं गज। क्या कहते हैं? गज। गज कहते हैं ना, गज मतलब हाथी होता है। ठीक, और सिंह मतलब यहाँ पे देखिए क्या दिया, सस्कह सॉरी हिंदी में कहते हैं, तो आपका सस्कह का खरगोश हो गया, ये आपका घोटक हो जाएगा। घोटक मतलब घोड़ा और सिंह मतलब शेर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है नीरद। नीरद और इसके बाद घन एवं मेघ शब्द है। तो देखिए नीरद और घन और मेघ ये सब जो है आपके नपुंसक लिंग होते हैं। इसमें देखिए स्त्री और पुरुष जात का बोध नहीं होता, बल्कि इसमें नपुंसक का बोध होता है, इसलिए नपुंसक लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए हिंदी की तरह नहीं करेंगे कि नीरद का फिर हम देखने लगेंगे कि कैसे उसमें हो जाएगा। वो हिंदी में अलग होता है। हिंदी में केवल दो ही होता है, एक आपका स्त्रीलिंग होता है, एक आपका पुल्लिंग लिंग होता है। ठीक, इसमें दूसरा चलता है, लेकिन संस्कृत में आपका नपुंसक लिंग भी तीसरा भी चलता है। ठीक, इसके बाद अगला कथ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो कथ धातु अपना लिट लकार का आपका क्या हो जाएगा, कथ इस्सत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कथ इस्सत। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं आपको देखिए जिसे यहाँ पे ऑप्शन बी दिया कथिष्यत, तो कथिष्यत तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कथिष्यत होना चाहिए ज्यादा सही। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है अतिलघुत्री क्वेश्चन है लिंग कितने प्रकार के होते हैं, नाम भी लिखे। देखिए ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन पेपर में लगभग 95% आने की पूरा संभावना है। ठीक, तो लिंग तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका पुल्लिंग लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा है नपुंसक लिंग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में नाम लिखें। तो दो का पूछा है तो हमने जो है पांचों का लिख दिया है। तो जैसे आपका अनार का अनार क्या हो जाएगा, दाड़िमम होता है। तितलौकी का क्या होता है, तुम्बी। तुम्बी मतलब क्या होता है, तितलौकी होता है या लौकी। नाशपाती मतलब क्या होता है, नाशपाती को संस्कृत में कहते हैं अमृत फलम। ठीक है, अमृत फलम। और मकड़ी को कहते हैं, जो जाल बुनती है मकड़ी घरों में, उसे कहते हैं लूता। क्या कहते हैं? लूता। और भेड़ को क्या कहते हैं? मेष है, मेष। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ये आप जो है फल का नाम, सब्जियों का नाम और वस्तुओं के नाम और जीव जंतुओं के नाम संस्कृत में आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि 3 नंबर यहीं से आपका फिक्स होगा। अगला है हम सब पाठ पढ़ेंगे, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो इसका हो जाएगा वयम पाठम पठिष्यामः। देखिए अहम आवाम वयम, तो आपका जैसे हम सब हो गया तो आपका बहुवचन में चला गया, तो इसलिए अहम आवाम वयम, तो आपका वयम पहले आप प्रयोग करेंगे। ठीक,
फिर पाठ का हो जाएगा पाठम, फिर पढ़ेंगे का हो जाएगा पठिष्यामः। ठीक, जैसे पढ़ेंगे, अब जैसे अगर पढ़ता है लिखता तो यहाँ पे हो जाता पठति हो जाता। ठीक, या मतलब पठंती हो जाता क्योंकि वो वचन है, लेकिन यहाँ पे पढ़ेंगे है तो यहाँ पे इस हिसाब से पठिष्यामः होगा। ठीक, चलिए अगला है आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है, तस्मिन शब्द किस विभक्ति वचन का है? तो तस्मिन शब्द आपका जो है आपका सप्तमी विभक्त एक वचन का रूप है। इसका रूप है सप्तमी विभक्त एक वचन का है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता के कुछ नीति परक वाक्य हैं दिए गए जिसे हिंदी में अनुवाद करें। जैसे पहला दिया गया है, यदा यदादि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब ये श्लोक दिया, अब इसका अनुवाद करना है। इसका अनुवाद आपका हो जाएगा, हे भारत, जब जब धर्म की हानि एवं अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। ठीक, इसका अनुवाद यही हो जाएगा, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है एवं अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। ठीक, चलिए अगला है आपका नीति परक वाक्य। नीति परक वाक्य आपका है, विद्या धर्मेण शोभते, यानी कि विद्या धर्म से ही शोभा देती है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, विद्या धर्म से ही शोभा देती है। ठीक, इसके बाद अगला है, हितम मनोहरी च दुर्लभम वच। देखिए हमने 3 ले लिया लेकिन आपका नीति परक वाक्य एक ही पूछेगा। ठीक, चाहे आपका ये पूछ लेगा चाहिए मतलब कोई भी पूछे तो आपका एक ही पूछेगा, लेकिन हमने 3 ले लिया। ठीक है, हो सकता है इसी में से कोई आ जाए। अगला है, हितम मनोहरी च दुर्लभम वचन, यानी कि हितकारी तथा मनोहर वचन बहुत दुर्लभ होते हैं। अगला है, ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, यानी कि उपयोग में ना आने वाला ज्ञान भार के समान होता है। ठीक, जैसे आप जो लोग पढ़ रहे हैं उसका अगर काम ना हो कोई तो क्या है, वह एक भार के समान ही है ना, लेकिन आप लोग जो पढ़ रहे हैं परीक्षा में आएगा तो इसलिए बहुत उपयोगी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है लघु प्रश्न। तो आपका ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम कंफर्म 100%, 100% बिल्कुल आएगा ये। 1 से 10 तक की गिनती जरूर आएगा। ठीक, तो आप लोग जो 1 से 30 तक की गिनती जो याद कर लीजिएगा, उसी में से कई बार 15 से लेकर 20 तक पूछ लेता है, कई बार 5 से लेकर 15 तक। जैसे इसमें पूछा गया 1 से लेकर 10 तक, तो हमने 1 से लेकर 10 तक लिख दिया। जैसे 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, 4 का 4 है, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का हो जाएगा अष्टम या अष्ट, 9 का हो जाएगा 9, 10 का हो जाएगा 10 है। ठीक, या कई बार हमने देखा तो तालव्य सा भी होता है 10 में। ठीक, ये तो आपका हो गया संस्कृत में। आप लोग जो है संस्कृत में 1 से लेकर 20 तक या 30 तक आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला है, दृश्य सामग्री के एक एक उदाहरण देकर वर्णन करिए। दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी कि जो दिखाई दे, और श्रव्य मतलब जो सुनाई दे। ठीक, देखिए हमने दृश्य श्रव्य लिख दिया है, पहला हेडिंग बनाएंगे दृश्य साधन या दृश्य सामग्री। तो दृश्य साधन वे होते हैं जिन्हें देखकर बच्चे शीघ्र अतिशीघ्र सीखने में सहायता प्राप्त करते हैं। जैसे आपका मानचित्र हुआ, मॉडल हुआ कोई, या कोई चार्ट हुआ। जैसे अगर कोई क्लासरूम में कोई चित्र बना रहता है भालू का या कुछ भी, कोई दौड़ते हुए, तो उस चीज को बच्चा जो है जल्दी से उस चीज को सीखता है। या मानचित्र के बारे में थोड़ा सा चित्र बना रहेगा तो उसके प्रति वो आकर्षित होता है बच्चा, इसलिए जो है दृश्य सामग्री बहुत जरूरी होता है। ठीक, यानी कि जो चीज बच्चे को देखकर सीखने में सहायता मिले। ठीक, इसके बाद अगला है आपका श्रव्य साधन। श्रव्य साधन वह होता है कि श्रव्य साधन वे साधन है जिन्हें सुनकर पाठ्य वस्तु समझने में आसानी होती है। जैसे आपका वो टेप रिकॉर्डर शुद्ध उच्चारण में भी बहुत उपयोगी होता है। अगर आपका टेप रिकॉर्डर हुआ तो वो बच्चा सुनकर क्या हो जाए, उससे भी वो चीज सीखेगा। ठीक, फिर वो अनुकरण करेगा, बाद में उसे अच्छे से मतलब उच्चारण करने में सहायता मिलेगी। ठीक, किस चीज का क्या उच्चारण स्थान है वो उसको पता लग जाएगा। इसके बाद अगला तीसरा है जो कि पेपर क्वेश्चन दिया नहीं गया है लेकिन आपको प्रश्न पूछ सकता है,
तो दृश्य श्रव्य सामग्री एक दोनों उसमें इंक्लूड होती है। तो वह कौन सी होती है? यह वे उपकरण हैं जो दिखाई भी देते हैं तथा सुनाई भी देते हैं। जैसे आपका टीवी हुआ, टीवी पर क्या होता है, नाटक वगैरह प्रसारित होता है ना, और शिक्षा पद के फिल्म भी दिखाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे में क्रियान्वयन यानी कि नए विचार आते हैं, नया कल्पना चिंतन शक्ति बढ़ती है, तो और सोचने समझने की क्षमता जो है बढ़ती है बच्चों का। और बच्चे बहुत अच्छे से रुचि लगाकर टीवी क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक, जब ध्यान मन रुचि लगाकर देखेंगे तो जाहिर सी बात है उनको समझ में आएगा। ठीक है, जब समझ में आएगा तो शिक्षा में क्या होगा, महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद अगला है आपका गम धातु का लोट लकार में रूप। अब देखिए लोट लकार का जो रूप होता है आपका गम धातु में, तो आपका होता है गच्छत, गच्छताम, गच्छन्त, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छान, गच्छाव, गच्छाम। अब यह रूप आपका चाहे आपका गच्छ का पूछे, चाहे पठ का पूछे, चाहे किसी का पूछे, अगर लोट लकार में पूछा गया है, जैसे अगर लिख का पूछे तो इस जगह लिखत, लिखताम, लिखंत, ऐसे ही चलेगा बिल्कुल। अगर आप एक याद कर लिए ना तो आपका सब उसी हिसाब से चलता है। ठीक, इसमें हो जाएगा लिख, लिखतम, लिखत, लिखान, लिखाव, लिखाम। अब देखिए हमने लिख का भी बता दिया। अगर पठ का अगर आप करना चाहे तो भी हो जाएगा पठत, पठताम, पठंत, पठ, पठतम, पठत, पठान, पठाओ, पठान। तो आप किसी का ही बना सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला है संज्ञा सर्वनाम छांटिए। तो संज्ञा सर्वनाम मोहन, गौ, तम, अहम, इन सब में क्या करना है, संज्ञा और सर्वनाम दोनों अलग करना है। तो संज्ञा आपका मोहन हो जाएगा और गौ हो जाएगा। गौ मतलब होता है गाय, मोहन मतलब होता है किसी लड़के का नाम। ठीक, इसके बाद सर्वनाम में हमें क्या करना होता है कि जो संज्ञा के स्थान में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो वहां पे आपका हो जाएगा तम हो जाएगा, अहम हो जाएगा, सा हो जाएगा। ठीक, सा मतलब होता है वह, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। ठीक, और सह जो है पुरुष के लिए प्रयोग होता है। आ रही बात समझ में अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा को वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कृत भाषा की वर्णमाला को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे अगर आप हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में केवल आपको 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका स्वर, एक आपका व्यंजन। लेकिन अगर आप इसमें आ जाएंगे संस्कृत में, तो संस्कृत में आपको उनको 4 भागों में बांटा गया। कैसे? एक स्वर, व्यंजन, विसर्ग और अनुस्वार। तो पहले आपका जो स्वर होता है वह हेडिंग डाल के लिखेंगे कि ऐसे वर्ड जिन्हें उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ड की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। सॉरी एक सेकंड, जिन्हें उच्चारण करने में किसी की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। देखिए यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा ना। यहाँ पे आप लिखिएगा कि ऐसे वर्ड जिन्हें उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, नहीं लेनी पड़ती है, यहाँ पे हो जाएगा नहीं, हमने भूल गया लिखना, नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। ठीक, फिर अगला है व्यंजन। ऐसे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब देखिए इसमें स्वर की सहायता हो रही है, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ड कहते हैं या कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आपके? वही आपका जैसे अंतस्थ व्यंजन, पुष्प व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये सब आपके 4 होते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है आपका है विसर्ग। तो विसर्ग आपका हो जाएगा जब किसी वर्ड की अंतिम ध्वनि हा होती है तो उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे कोई भी वर्ड अगर आप बोल रहे हैं उसकी ध्वनि अंतिम में हा आ रहा है, जैसे आ जाएगा आपका राम है, तो राम आ गया ना हा, तो वह जो हा आता है वह आपका विसर्ग के रूप में अगर हम यूज करते हैं तो आपका संस्कृत में हो जाता है। ठीक, इसे विसर्ग कहते हैं। ठीक, इसके बाद अगला अनुस्वार। जब किसी वर्ड का अंतिम ध्वनि माँ की रह जाती है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे बालकम, कम हुआ ना अम, तो जो उसमें माँ की ध्वनि लास्ट में उत्पन्न होती है वही आपका अनुस्वार हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत शिक्षण में ऑडियो वीडियो क्लिप का महत्व दर्शाइए। तो संस्कृत शिक्षण में जो होता क्या कि बच्चों को अगर हम ऑडियो वीडियो से जो चीज दिखाते हैं उसमें उसका क्या महत्व है, कैसे क्या,
उस चीज के बारे में बताइए। ठीक, जैसे पहला है आपका, इसमें बहुत सी लाइब्रेरी को छोटे डिस्क पर उतारा जा सकता है। जैसे अगर आप लाइब्रेरी की जितने बुक वगैरह सब रहते हैं उसको आप एक छोटे से डिस्क में अगर आप लगा के टीवी में अगर आप बच्चों को दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, उससे बच्चों का पहली बात तो रुचि तो बढ़ेगा, इसके बाद अच्छे से देखेंगे और समझ में भी आ जाएगा। ठीक, ये आपका पहला हो गया फायदा। दूसरा आपका महत्व, इसमें भंडार है तो कम स्थान चाहिए। तो क्या होता है कि उसमें जैसे आप देखेंगे तो बुक वगैरह लाइब्रेरी के लिए उतना जगह या प्लेस मतलब जो है प्लेस की जरूरत होती है, लेकिन इसमें जब अगर एक छोटी सी चिप में आप कुछ भी कितना भी चीज आप भर सकते हैं, वीडियो वगैरह एजुकेशनल वीडियो कुछ भी वो आप प्ले करके बच्चों को दिखा सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है सीखने वाले की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। तो जैसे एक बार में कितने भी बच्चे मतलब उसको कई बार देख सकते हैं, उसको कितनी बार भी देखें उसमें कोई दिक्कत नहीं, कई लोग उसको मिलकर देखें तब भी जो है वो खत्म होने वाला नहीं है। ठीक, इसके बाद अगला स्वचालित फ्रेम स्टॉप की व्यवस्था होती है। ठीक, इसके बाद अगला है डिस्क के विभिन्न अंश तक फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड क्रिया द्वारा पहुंचने की सुविधा होती है। जैसे कहने का मतलब इसका ये है कि आप उसको आगे करके भी देख सकते हैं, पीछे भी करके देख सकते हैं, तो वीडियो को जो एजुकेशनल वीडियो होता है, तो इसमें ये चीज एक फायदा होता है। लेकिन अगर आप क्लास में केवल अगर आपको अध्यापक पढ़ाएंगे तो आप एक बार पढ़ा देंगे फिर वो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वीडियो में क्या होता है कि एक बार आप पुनः देख सकते हैं, फिर देख सकते हैं, नहीं समझ में आया फिर देख सकते हैं, तो आप बार बार आगे पीछे करके देख सकते हैं, ये फायदा होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, यह सस्ती पड़ती है जब बहुत ज्यादा संख्या में बनाई जाती है। ठीक, चलिए ये तो हो गया 4-5 पॉइंट इसकी विशेषताएं। इसके बाद अगला ये है, लास्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, अनुवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि इसी में से कुछ अनुवाद आ जाए, क्योंकि हमने 10 अनुवाद ले लिया जबकि आपको केवल पूछा जाएगा केवल 4 ही अनुवाद पूछा जाएगा। ठीक, पहला है आपका अनुवाद, राम ने रावण को मारा, इसका क्या हो जाएगा, राम रावणम अहनत, इसका क्या अनुवाद हो जाएगा, राम रावणम अहनत। ठीक, इसके बाद अगला अनुवाद है, बालिकाएं पढ़ती हैं, तो क्या हो जाएगा इसका अनुवाद, छात्रा पठन्ति। अब जैसे पठन्ति जो है बहुवचन का रूप लगा है, तो क्योंकि बालिकाएं बहुत सी हैं, बहुवचन वह बहुवचन में खुद बालिकाएं हैं, इसलिए जो है पठन्ति हुआ पठति का। ठीक, इस प्रकार जो है हम लोग जो है धातु लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसके बाद अगला, श्याम पैर से लंगड़ा है, तो इसका हो जाएगा श्याम पादेन, यानी कि पैर से लंगड़ा है, खंजय, क्या हो जाएगा, श्याम पादेन खंजय, यानी कि श्याम पैर से लंगड़ा है। ठीक, चलिए आगे बढ़े, तुम कहाँ रहते हो, इसका क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, तुम पुत्र निवसत, यानी कि तुम कहाँ निवास करते हो या कहाँ रहते हो। ठीक, आगे बढ़ेंगे अब, चलिए अगला, वृक्ष से फल गिरते हैं, क्या हो जाएगा, वृक्षात फलानि पतन्ति। ठीक, वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्षात फलानि पतन्ति। ठीक, इसके बाद अगला हो जाएगा, तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, युवाम संस्कृतम पठत, तुम दोनों क्या हो जाएगा, तुम युवाम है ना, तो तुम दोनों का हो जाएगा युवाम और संस्कृतम का हो जाएगा संस्कृत, पढ़ते मतलब होता है कि पढ़ते हो, तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो। ठीक, अगला हो जाएगा, लड़के मैदान में खेलते हैं, तो बालका क्रीडांगने क्रीडंत, यानी कि खेल मैदान में मतलब लड़के खेलते हैं। ठीक, बालक ने गुरु को प्रणाम किया, बालकः गुरुम अन्मत या बालः गुरुम अन्मत, यानी कि बालक ने गुरु को प्रणाम किया। ठीक, चलिए अगला है आपका हो जाएगा, गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो इसका अनुवाद हो जाएगा, गणेशाय मोदकम रोचते। तो यहाँ पे देखिए गणेशाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ, क्योंकि जो चीज किसी को जैसे अच्छा लगता है तो उसके लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, तुम पुस्तक पढ़ोगे, तो इसका आपका हो जाएगा ट्रांसलेशन, तम पुस्तकम पठिष्यसि, क्या हो जाएगा, तम पुस्तकम पठिष्यसि। तो आज का ये आपका मॉडल पेपर एक समाप्त हुआ, फिर आपके एक अगले दिन जो है एक नए सब्जेक्ट के साथ आएगा, तो आप लोग मॉडल पेपर को पूरा करते जाइए, हो सकता है इसी में से कई क्वेश्चन आपको
फंस जाए पेपर में, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।